वैसे देखा जाए तो विराज दीनू काका के घर में रहना भी नहीं चाहता था। उनके हालात देखकर उसे पहले से ही अंदाजा था कि उनके घर की हालत ठीक नहीं है। और जब दीनू काका की बीवी के मुंह से वो शब्द बाहर आए तो तुरंत ही विराज ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाते हुए कहा, दीनू काका, काकी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रहने के लिए हमारे पास जगह है। हम आपके घर में नहीं रहेंगे। अच्छी बात है। दीनू काका की बीवी अब पूरी तरह से सेटिस्फाइड नजर आ रही थी, लेकिन दीनू काका सेटिस्फाइड नहीं थे। एक भीनी मुस्कान के साथ उन्होंने अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी काकी तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती है, लेकिन बस वो कर नहीं सकती है। तुम्हारा काका बूढ़ा हो गया है, तुम्हारी काकी बीमार रहती है। हमारे परिवार के पास कभी कभी तो खाने के भी पैसे नहीं होते हैं। अब तुम ही बताओ कि हम तुम्हारी किस तरह से मदद करें। ये बोलते हुए दीनू काका की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी थी और उनके चेहरे के हाव भाव इस तरह फीके पड़ गए थे कि उन्हें देखकर हर किसी को दया आ सकती थी। जब विराज ने दीनू काका और काकी को इस हालत में देखा तो विराज को भी बहुत अफसोस हुआ। तुरंत ही विराज ने जितिन से कहा, जितिन, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? विराज की बात सुनकर जितिन ने तुरंत ही अपनी जेब टटोलना शुरू किया और जेब से कुछ 1,000 रुपए बाहर निकालते हुए बोला, विराज भाई, सारे पैसे तो कार में है, अभी मेरे पास इतने ही हैं। जितिन की बात सुनकर विराज ने तुरंत ही अपना सर हिलाया और जितिन के हाथ से वो 1,000 रुपए लेकर दीनू काका के हाथ में थमाते हुए बोला, दीनू काका, ये पैसे रखिए, आपको काम आएंगे। मैं मानता हूँ कि ये पैसे बहुत कम है, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो मैं और पैसे लेकर आऊंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विराज, ये नहीं, हम तुमसे पैसे नहीं ले सकते हैं। ये बोलते हुए दीनू काका ने वो 1,000 रुपए विराज के हाथों में थमा दिए थे। दीनू काका, ये पैसे रखिए। दरअसल मैं इतनी जल्दी में यहाँ आया कि मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर नहीं आ सका। मुझे नहीं पता था कि गांव के हालात कुछ ऐसे होंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए और ज्यादा सोचिए मत। विराज अब यहाँ आ गया है और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, भरोसा रखिए। विराज के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद दीनू काका ने विराज के हाथ से वो पैसे लिए, लेकिन दीनू काका अभी भी बहुत वरीड नजर आ रहे थे। लेकिन विराज, अगर ये पैसे तुमने हमको दे दिए तो फिर तुम अपना गुजारा कैसे करोगे? दीनू काका ने कंफ्यूज्ड होते हुए विराज से कहा, दीनू काका, आप परेशान मत होइए, अब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ये बोलते हुए विराज ने दीनू काका की बीवी को देखा और बोला, काकी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप बस अपने शरीर का ध्यान रखिए और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है तो मुझे बताइए। मुझसे जितना होगा मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। विराज, खाना खाकर जाओ। दीनू काका ने विराज को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन विराज बिना कोई जवाब दिए जितिन के साथ वहां से निकल गया था। विराज के वहां से जाते ही दीनू काका ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, कितना अच्छा लड़का है, खुद इतनी बड़ी मुसीबत में है लेकिन उसके बाद भी हमें 1,000 रुपए देकर गया। लेकिन जैसे ही दीनू काका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही दीनू काका की बीवी के चेहरे के हाव भाव बदल से गए थे। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, उस लड़के ने तुम्हें 1,000 रुपए क्या दे दिए? तुम तो उस लड़के को भगवान समझने लगे हो। आज के जमाने में 1,000 रुपए से क्या होता है? 1,000 रुपए में तुम कितने दिन का राशन ला सकते हो? वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है जिससे तुम उसकी मदद करो। उसके कपड़े देखे थे तुमने, कितने भद्दे थे। उससे अच्छे कपड़े तो तुमने पहन रखे हैं। वो लड़का तुमसे झूठ बोलकर चला गया और तुम उसके नाम की माला जप रहे हो। कड़क अंदाज में दीनू काका की बीवी ने दीनू काका से कहा, पागल औरत, तुम विराज के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? भले ही उसके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन वो दिल का कितना अच्छा है। हमने उसे बड़ा होते हुए देखा है और सुना नहीं तुमने वो क्या बोल कर गया? वो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता है, उसके अपने खुद के कोई पर्सनल इंटेंशंस नहीं है। कड़क अंदाज में दीनू काका ने अपनी बीवी से कहा, हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? इससे ज्यादा बेवकूफ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। वो लड़का तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रहा है।
और अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी बेवकूफी के चलते हमारे परिवार के भाग्य फूटे हैं। हर किसी की मदद करने पहुंच जाते हो। देख लेना, ये लड़का दोबारा तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। गरीबी में मार डाला तुमने तो मुझे। एक तरफ दीनू काका की बीवी लगातार गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी, तो दूसरी तरफ दीनू काका ने अपनी बीवी की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल गए थे। दीनू, तुम कहां जा रहे हो? मैं तुम्हें बता रही हूं कि उस लड़के की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। उस लड़के के मामले में मत फंसो, वरना वो सरपंच हमारा भी जीना हराम कर देगा। मैं अभी जीना चाहती हूँ, क्या मुझे मारकर ही तुम्हें चैन मिलेगा क्या? लगातार खांसते हुए दीनू काका की बीवी दीनू काका पर चिल्लाते जा रही थी, लेकिन दीनू काका के कानों में जू तक नहीं रेंग रही थी। जब दीनू काका ने अपनी बीवी की एक नहीं सुनी, तो थक हार कर उनकी बीवी वापस से कमरे में चली गई थी। दूसरी तरफ विराज और जितिन गांव के सरपंच यानी गोपी शंकर के घर की तरफ रवाना हो गए थे। हालांकि दीनू काका की बीवी जो कुछ भी चिल्लाते हुए बोलती जा रही थी, वो सब कुछ विराज और जितिन के कानों में सुनाई दे रहा था। जब विराज की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिला, तो तुरंत ही जितिन ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज भाई, आपको नहीं लगता कि काकी कुछ ज्यादा ही बोल रही है? ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि ये काफी नॉर्मल है। मैं इस गांव में बचपन में काफी बार आया हूं, तब भी उन्होंने मुझे ऐसे ही कपड़ों में देखा था और आज भी उन्होंने मुझे ऐसे ही कपड़ों में देखा है। उन्हें लगता है कि मैं कंगाल हूं और बस उनकी मदद पाने के लिए ये सब कर रहा हूं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अब जब तुम गांव वालों के और रिएक्शन देखोगे, तब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। विराज के एनालिसिस को सुनने के बाद जितिन ने अपना सर हिलाया और बोला, विराज भाई, क्या आपको लगता है कि हमें सुषमा आंटी को इस गांव में रहने देना चाहिए? जब मैं सुषमा आंटी को इन गांव वालों के सामने लेकर आऊंगा, तब इस गांव का पूरा हुलिया बदल चुका होगा। इस गांव का पर्सन इंचार्ज मैं होऊंगा। फिर देखता हूं कि ये लोग मेरा क्या बिगाड़ पाते हैं। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जितिन स्टन रह गया था। विराज भाई, क्या आप इस गांव के अगले सरपंच बनने का सोच रहे हो? तुरंत ही जितिन ने विराज से पूछा। विराज ने मुस्कुराते हुए जितिन से कहा, अगर समय का दस्तूर मुझसे करवाना चाहे तो हाँ, क्यों नहीं। अगर मैं इस गांव का सरपंच या मुखिया बन गया, तो मैं इस गांव को दुनिया का सबसे अमीर गांव बना दूंगा। इस गांव में भी न्यूयॉर्क की तरह वॉल स्ट्रीट होगी, लेकिन सबसे पहले हमें गोपी शंकर को हमारे रास्ते से हटाना होगा। अब चूंकि उसकी मुलाकात मुझसे हो ही गई है, तो उसका अंत काफी नजदीक है। थोड़ी ही दूर चलने पर विराज को एक शख्स दिखाई दिया। दरअसल एक शख्स नहीं, जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे विराज को भीड़ दिखाई देने लगी थी और उस भीड़ को देखकर मन ही मन विराज ने कहा, शायद हम पहुंच गए मंजिल के थोड़ा और करीब। ये सोचने के बाद विराज ने अपने कपड़े ठीक किए और धीरे धीरे भीड़ की तरफ बढ़ने लगा था। भीड़ की तरफ बढ़ते हुए अचानक से विराज को एहसास हुआ कि कोई उसे खींच रहा है। विराज, विराज! जैसे ही विराज ने यह आवाज सुनी, वैसे ही विराज ने पीछे मुड़कर देखा, तो पाया कि जो शख्स उसे खींच रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि दीनू काका थे। अरे दीनू काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही दीनू काका ने विराज का हाथ पकड़ा और उसे साइड में ले जाकर फुसफुसाते हुए बोले, विराज, मुझे पता है कि तुम गोपी शंकर से मुकाबला करना चाहते हो, लेकिन गोपी शंकर को गांव का पूरा सपोर्ट है और ऐसे में तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। लेकिन मेरे पास एक ऐसी खबर है जिससे तुम अपनी जंग आराम से और आसानी से जीत सकते हो। दीनू काका के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनकर विराज की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। अच्छा, वो क्या है? तुरंत ही विराज ने दीनू काका से पूछा। गोपी शंकर बहुत रंगीन मिजाज का आदमी है। उसका चक्कर लालू की बीवी के साथ। ये बात कोई नहीं जानता है, शायद लालू भी नहीं। दीनू काका ने डिटेल में तो कुछ भी नहीं बताया,
लेकिन जितना भी बताया उससे विराज को समझ आ गया था कि इंफॉर्मेशन वाकई में उसके बहुत काम की थी। लालू यादव भी अलीबाग का ही रहने वाला था। शरीर से ताकतवर और हर काम में निपुण था। उसकी बीवी इस गांव की सबसे सुंदर औरतों में से एक मानी जाती थी, इसीलिए गांव के हर मर्द का दिल उसकी औरत पर था। लेकिन लालू से भिड़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी। वो हर मामले में दूसरे गांव वालों से बहुत ताकतवर था और साथ ही साथ गांव में उसका धंधा भी अच्छा खासा चल रहा था। बचपन में जब भी विराज इस गांव में आता था, तब वो लालू को पूरी लगन के साथ काम करते हुए देखता था। लालू रिजर्व नेचर का था, लेकिन बचपन में विराज और लालू के बीच में भी एक छोटा सा रिश्ता था। लालू और विराज की उम्र में 7 से 8 साल का ही डिफरेंस था। लालू विराज को जंगल में लेकर जाता था और तरह तरह के पक्षियों के घोंसले दिखाता था। अभी लालू की उम्र करीब 32 से 35 साल होगी। दीनू काका, आपको ये कैसे पता? किसी पर भी लांछन लगाना आसान नहीं होता है, इसीलिए इससे पहले कि विराज गोपी शंकर पर इस बात का लांछन लगाए, विराज पूरी तरह से पर्दे के पीछे की सच्चाई को जानना चाहता था। और इसी वजह से विराज ने दीनू से सवाल कर दिया था। एक दिन जब मैं लालू के घर के पास से गुजर रहा था, तब मैंने गोपी शंकर को उसके घर से भागते हुए देखा था। उसने सिर्फ अंडरगारमेंट पहना हुआ था। शायद उस वक्त लालू अचानक घर पर आ गया था, इसीलिए गोपी शंकर भागते हुए उसके घर के पीछे छुप गया। शायद गोपी शंकर ने मुझे नहीं देखा था और मैंने भी ये बात किसी को भी नहीं बताई। दीनू काका के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज ने अपना सर हिलाया और बोला, दीनू काका, ये बात आपको किसी और को बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये लालू की इज्जत का मामला है। लेकिन आपने मुझे ये बात बताई, उसके लिए थैंक यू। अब आप यहां से जाइए, मैं संभाल लूंगा। विराज, तुम अपना ध्यान रखना, मैं पर्दे के पीछे से तुम्हारी हर मदद करने की कोशिश करूंगा। ये बोलते हुए दीनू काका पीछे मुड़े और अपने घर की तरफ बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ कैलाश ने गोपी शंकर को कॉल किया और विराज के बारे में पूछा। लेकिन जब गोपी शंकर ने कैलाश को बताया कि विराज तो यहाँ आया ही नहीं है, तो कैलाश शॉक्ड रह गया था। विराज को निकले हुए 1 घंटे से भी ऊपर का समय हो गया था, लेकिन ना तो वो गोपी शंकर के घर पहुंचा और ना ही उस 3 मंजिला बिल्डिंग पर। मन ही मन कैलाश विराज को कोसने लगा था। क्या वो लड़का डर के मारे भाग तो नहीं गया? दरअसल अगर विराज भाग जाता है तो कैलाश बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगा, बल्कि वो तो खुश ही होगा, क्योंकि कैलाश और गोपी शंकर का यही तो मकसद है कि विराज को अलीबाग गांव से बाहर निकाला जाए, जिससे वो जमीन का विवाद भी अपने आप ही शांत हो जाए। अब जब विराज भाग गया है, तो उन दोनों के सर से मुसीबत भी दूर हो गई है। मन ही मन गोपी शंकर भी यही उम्मीद कर रहा है, विराज भाग जाए। विराज जितना दूर भाग जाएगा उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। विराज उसके रास्ते के कांटे की तरह था। भले ही गोपी शंकर के पास विराज को फंसाने के लिए वो लड़कियों वाला मैटर था, लेकिन इस मैटर से कई गुना ज्यादा बड़ा उसके लिए वो जमीन का मैटर था। उस जमीन को किसी भी हाल में गोपी शंकर विराज के हाथ में नहीं देना चाहता था। अब जब विराज उसके सामने नहीं आया, तो गोपी शंकर ने भी मान लिया था कि सारा मैटर खत्म हो गया है। क्या होगा जब विराज अचानक से गोपी शंकर के सामने आ जाएगा? गोपी शंकर का कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? विराज की तरफ से हमें क्या दलील सुनने को मिलेगी? क्या विराज उस लड़कियों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर पाएगा? अगर हाँ, तो कैसे? उसके बाद क्या होगा? क्या विराज अलीबाग का नया मुखिया बनेगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।